नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर एमएसएमई की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन की बैठक की और बता दें कि प्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार बड़े कदम उठा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इसी कड़ी में हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा। सीएम योगी ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने की दिशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की विस्तृत कार्य योजना की समीक्षा की है। सीएम ने इस मौके पर कहा कि यूपी को सिर्फ निवेश का गंतव्य नहीं बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये मॉडल जमीनी स्तर पर युवाओं को अवसर देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बने। उधर वाराणसी उत्तरी से विधायक नीलकंठ तिवारी ने मणिकर्णिका घाट का मुद्दा समझाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। विकास, सनातन को स्थापित करने का कोई भी कार्य हो, सनातन को महिमा मंडित करने, पुनर्स्थापित करने, पुनर्निर्माण करने का कार्य हो, लगातार विरोध करते हैं और यह उनका इतिहास रहा है। और आज भी उसी क्रम में एक झूठा नैरेटिव बना करके अभी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, उसमें कहा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर श्री विश्वनाथ धाम में है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आदि विश्वेश्वर है। यहां पर कोई मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नहीं था। यहां कहा गया कि लक्ष्मी नारायण, यह भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने देखा है, मेरे पास प्रेस नोट है एक बड़े कांग्रेस के नेता का, उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया। यहां न कभी लक्ष्मी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में यूपी के भ्रष्टाचार निवारण संगठन की तरफ से लगातार प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन की मेरठ इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागपत जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक अश्विनी कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी बकरी पालन योजना के तहत अनुदान दिलाने के बदले शिकायतकर्ता सतीश कुमार से अवैध पैसों की मांग कर रहा था। शिकायत के आधार पर निरीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में विकास भवन गेट नंबर 1 के पास कैंटीन से ट्रैप कर गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने के नाम पर 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी राजकुमार कुमावत को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि अभियुक्त ने वादी को व्हाट्सएप लिंक भेजकर एक ग्रुप से जोड़कर फर्जी कंपनी मून ब्लॉसम के माध्यम से धोखाधड़ी की है। अभियुक्त से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसने अपने साथी बुक्का मनोहर के साथ में मिलकर साइबर फ्रॉड से 1 करोड़ 22 लाख की धोखाधड़ी की और इस मामले में 9 अन्य अपराधियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया है। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित के साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पे 12 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। विवेचना के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक फर्जी कंपनी खुलवाई थी और उस कंपनी के खाते में करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की थी। इस प्रकरण में पूर्व में 9 अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है और अन्य अभियुक्तों को ढूंढा जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। उधर गौतम बुद्ध नगर की थाना फेज 1 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त विशाल पुत्र नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त को सेक्टर 141 के पास से नाले की पटरी पर
से पकड़ा है, जिसके पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और अभियुक्त विशाल जो बुलंदशहर के मोड़ा खेड़ा खुर्जा का निवासी है, वर्तमान में दिल्ली में मुकेश नगर में रहता है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 820 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उधर गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन और पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया और इस दौरान मैनुअल 3459 चालान और IST-MS कैमरों द्वारा 3805 वाहनों के साथ 7264 ई चालान किए हैं। साथ ही 17 वाहनों को सीज किया है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, ओवर स्पीड और विपरीत दिशा में वाहन चलाने के विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें 3014 बिना हेलमेट और 517 विपरीत दिशा और 361 ओवर स्पीड मामले सामने आए। दिल्ली में आधिकारिक प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। Ladies and gentlemen, let's begin our engagement. The floor is open. We'll start from this side. Pranay. सर, प्रणय उपाध्याय, इंडिया टुडे आज तक से। मेरा सवाल ईरान की स्थिति को लेकर है। क्या भारत सरकार का आकलन है कि खतरा टल चुका है? भारतीयों को लेकर अभी वहां पर क्या स्थिति है संपर्क को लेकर? और साथ ही ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भारत ने ईरान की चाबहार परियोजना से एग्जिट कर लिया है, उसके बारे में क्या वस्तुस्थिति है, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। Yeshi. This is Yeshi Seli from Business India. I have a question on Myanmar. The second round of elections was held on January 11th. Two Indians had gone as observers in the first round. Did anybody go? And also there are talks of including ethnic groups when the government is formed. Is there any update on what is likely to happen? Ayushi. So this is Ayush Agarwal from ANI. One question on Chabahar. Did the recent telephonic talks between EM Jaishankar and Iranian Foreign Minister feature Chabahar? And second, China has once again reaffirmed its claim over the Shaksgam Valley. What is your comment on that? And since the Chinese delegation was here this week and met our Foreign Secretary, did India formally raised our objections on such claims? Our friend there, yes. This is Keita of Jiji Press, Japanese news agency. My question is regarding India-Japan strategic dialogue today. I heard the main issue of the dialogue were AI and economic security cooperation. Did they discuss anything about defense cooperation? Thank you. Rishabh. Sorry. उधर भारत में स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज हम सब एक बहुत खास अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे, उसे देखने का अवसर मिला। कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला। एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक,
मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड, आपके जो आइडियाज हैं वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है। लेकिन मेरे लिए महत्व की जो बात है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपके एम्बिशंस, ये मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। आज से 10 साल पहले विज्ञान भवन में एक 500-700 नौजवानों के बीच में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रितेश यहां बैठे हैं, तब उनकी शुरुआत थी और उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए नए लोग आ रहे थे उनके अनुभव में सुन रहा था। और मुझे याद है कि एक बेटी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप की ओर जा रही थी, तो नौकरी छोड़ के वो कोलकाता अपने मां से मिलने गई और मां से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो मैंने कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं, बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूं। तो उसके मां ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। विज्ञान भवन से आज भारत मंडपम में जगह नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस एक सप्ताह में ही देश के नौजवानों से दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैं देश भर से आए हुए करीब 3000 युवकों से 2-2.5 घंटे तक उनको सुनता रहा था, उनके साथ बैठा था। और आज मुझे आप सबको सुनने का और मेरे देश के नौजवानों को उनकी शक्ति के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया, हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज
नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले नया बिजनेस और नया वेंचर थे क्योंकि उन्हें ही आसानी से फंडिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। मिडिल क्लास और गरीब के ज्यादातर बच्चे केवल नौकरी का सपना देख पाते थे। लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के यहां तक कि गांवों के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं और यही युवा आज सबसे ज्यादा जमीनी समस्याओं का समाधान देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है। साथियों, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका देश की बेटियों की रही है। आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप्स का ये इंक्लूसिव मोमेंटम भारत के सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। साथियों,
आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टअप इतने मायने क्यों रखते हैं, तो शायद आप सबके अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी का उत्तर होगा भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही मेजर इकोनॉमी है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर हैं। कोई कहेगा आज देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत में नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। ये सारे जवाब, ये सारे तथ्य सही है, लेकिन एक बात जो मेरे दिल को छूती है वो है स्टार्टअप स्पिरिट। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है, क्योंकि उसे नई मंजिलें चाहिए, नए मुकाम चाहिए। और साथियों, नई मंजिलें मिलती कैसे हैं? उसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखानी होती है। और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता। और उद्यम के लिए पहली शर्त है साहस। आप सबने यहां तक पहुंचने के लिए कितना साहस किया होगा, कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रिंज मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। साथियों, रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए, क्योंकि उनमें चुनाव हारने का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं।